Hello everyone, welcome to PhD Jobs and Admissions. This is Ankita Sood and students. आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जाम के लिए रिसर्च मैथडोलॉजी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो ये आज मैं जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. इससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कैसे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम इनको सॉल्व कर सकते हैं. सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा. सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जाम की डेट जो है वो फाइनल हो चुकी है, दैट इज 2 मई 2022. सो अभी बहुत ही कम टाइम बाकी है. अगर आप लोगों ने अभी भी इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी देर नहीं हुई है. इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं PhD एंट्रेंस टेस्ट के लिए रिसर्च मैथडोलॉजी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल. सो आप सभी को पता होगा कि हर एक यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जाम में पेपर पैटर्न को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2. ठीक है. सो पेपर 2 जो होता है ये होता है आप लोगों का सब्जेक्ट सेंट्रिक पेपर, यानी कि जो भी आप लोगों के मास्टर डिग्री के सब्जेक्ट हैं उसी को यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करते हो. एंड पेपर 1 होता है कॉमन पेपर जिसमें कि रिसर्च मैथडोलॉजी पूछा जाता है. सो यहाँ पे पेपर 1 में रिसर्च मैथडोलॉजी के 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एंड इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग सिर्फ पेपर 1 की भी अच्छे से तैयारी कर लेते हो तो भी आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. किसी भी PhD प्रोग्राम में आप लोगों की एडमिशन हो सकती है. ठीक है. सो इसकी तैयारी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल सिलेबस नोट्स. ये नोट्स अपडेटेड नोट्स हैं जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को ऐड किया गया है एंड यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ हर एक चीज़ को प्रेजेंट किया गया है. इसके साथ ही हम आपको देते हैं 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, यानी कि रिसर्च मैथडोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं सब पर सेपरेट मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलेंगे. एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज जिसमें कि 1000 प्लस MCQs हैं इन द फॉर्म ऑफ PDF ऑन रिसर्च मैथडोलॉजी. इस 1000 प्लस MCQ सीरीज में हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है. एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये हमें हमेशा फीडबैक आता है कि हमारे इसी कंटेंट से उनके PhD एंट्रेंस एग्जाम में 30 to 40 क्वेश्चंस एज इट इज़ पूछे गए थे. तो आप लोग देख सकते हो कि इस कोर्स की कितनी ज़्यादा अहमियत है आप लोगों की प्रिपरेशन में. सो अगर आप लोग ये 1000 प्लस MCQ सीरीज़ को भी अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो तो भी किसी भी यूनिवर्सिटी में PhD प्रोग्राम में आप लोगों की एडमिशन गारंटीड हो जाएगी. एंड इस कंप्लीट कोर्स की फ़ी है सिर्फ 599. सो ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा आज का पहला क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च मीन्स. सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. सो यहाँ पे पूछा गया है टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन. ठीक है. सो एक्शन रिसर्च का बेसिक डेफिनेशन पूछी गई है कि क्या ये एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, ये एक अप्लाइड रिसर्च है, अ रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, या फिर अ रिसर्च विद सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यानी कि कोई ऐसी रिसर्च जिसका कि कुछ सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सो यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ रिसर्च में सबसे पहले आता है हमारे पास फंडामेंटल रिसर्च. ठीक है. फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग बोलते हैं बेसिक रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च. इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग नॉलेज को कलेक्ट कर लेते हैं लेकिन इसका यूज़ कहीं नहीं करते. ठीक है. अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमें पता है हमारी बॉडी में कितने ऑर्गन्स हैं, हमारी किडनी का क्या काम है, हमारे लीवर का क्या काम है, ये सब नॉलेज हम लोगों ने रख लिया लेकिन इसको हमने यूज़ कहाँ किया, कहीं भी नहीं किया. ठीक है. बस हमें नॉलेज है कि यस कभी ज़रूरत पड़े तो हम किसी और के साथ ये नॉलेज शेयर करें. ठीक है. तो इस तरह से जो नॉलेज होता है उसको बोला जाता है फंडामेंटल रिसर्च. दूसरा आता है हमारे पास एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च. ठीक है. एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च होते हैं जहाँ पे इमीडिएट प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी होती है, यानी कि फंडामेंटल रिसर्च में हमने जितना भी नॉलेज कलेक्ट किया उस चीज़ को अब अप्लाई करने की बारी आ गई है, उस चीज़ को एक्शन में लेने की बारी आ गई है. ठीक है. सो जो एक्शन रिसर्च होते हैं इसको जो भी इमीडिएट प्रॉब्लम्स होती हैं, इमीडिएटली अगर किसी प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन चाहिए तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3. सो इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम आ गई छोटी सी, इमीडिएटली हम लोगों को उसका सॉल्यूशन चाहिए होता है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्शन रिसर्च का. राइट.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड स्टूडेंट्स यस, इस पे एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। एक्शन रिसर्च, जिसमें कि टाइप्स ऑफ रिसर्च सभी मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। सेकेंड क्वेश्चन है, अ रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट विद सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूड विद अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। यानी कि हम छोटी छोटी स्टेटमेंट्स के साथ क्या करते हैं, ठीक है, छोटी छोटी स्टेटमेंट के साथ एक रीजनिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि इन सभी स्टेटमेंट का कंक्लूजन होता है। इन सभी छोटी छोटी जो स्टेटमेंट से हम लोगों ने देखा, जो भी समझा, उन चीज़ों को एक स्टेटमेंट में बताते हैं जिसको कंक्लूजन बोलते हैं। सो ये कौन सी टाइप की रीजनिंग है? ऑप्शंस आर डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, अबनॉर्मल रीजनिंग या फिर ट्रांजैक्शनल रीजनिंग। ठीक है, सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है। ठीक है, सो डिडक्टिव रीजनिंग एक लॉजिकल अप्रोच होता है वेयर यू प्रोग्रेस फ्रॉम जनरल आइडियाज टू स्पेसिफिक कंक्लूजन। यानी कि जनरल आइडिया है, इन सभी से हम क्या करेंगे, एक कंक्लूजन निकालेंगे। It's often contrasted with inductive reasoning where you start with specific observation and form general conclusion। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को इसी स्टेटमेंट में बता दिया कि राइट आंसर क्या है। अगर आप लोगों ने इसको भी अच्छे से सुना होगा तो आप लोग आंसर दे सकते हो। ठीक है, सो बेसिक सी चीज़ें हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग इंडक्टिव की बात करते हैं, इसमें इंडक्टिव में क्या करते हैं, डिडक्टिव में भी, दोनों में हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इंडक्टिव में क्या होता है, इसमें स्पेसिफिक स्टेटमेंट से ही हम लोग जनरल की तरफ जाते हैं। इंडक्टिव में स्पेसिफिक चीज़ों से हम लोग जनरल की तरफ जाते हैं, यानी कि किसी चीज़ का हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, उससे प्रॉपर कंक्लूजन हम लोग निकालेंगे। वही चीज़ इस क्वेश्चन में पूछी गई है। इट्स यूजुअली कॉन्ट्रास्टेड विद डिडक्टिव रीजनिंग वेयर यू गो फ्रॉम जनरल इंफॉर्मेशन टू अ स्पेसिफिक कंक्लूजन। ठीक है, डिडक्टिव में क्या होता है, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है एंड उससे एक जनरल सा कंक्लूजन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। राइट, सो आई होप यहाँ पे आप लोग डिफरेंस इसमें देख चुके होंगे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, ये बॉटम अप अप्रोच होती है। ठीक है, एंड डिडक्टिव रीजनिंग होती है टॉप डाउन अप्रोच। सो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, बेसिक से डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इंडक्टिव रीजनिंग। सो एग्जाम में अगर इस स्टेटमेंट का ऑपोजिट पूछा जाए तो आप लोग आंसर दोगे डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोड बाय। ठीक है, सो यहाँ पे डायरेक्टली रिसर्च फॉर्मुलेशन, ठीक है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की बात की गई है। सो इसका क्या मतलब होता है, सो फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक टेस्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट ड्रिवन बाय थियोरेटिकल गाइडेंस एंड प्रायर एविडेंसेस। सो हाइपोथेसिस आप सभी को पता है, इसका मतलब होता है अनुमान लगाना, गेस करना। ठीक है, हाइपोथेसिस कैन बी फॉर्मुलेटेड और फॉर्मुलेटेड इन वेरियस रिसर्च डिजाइंस। सो इसका यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस ऑफ डेटा, सिलेक्शन ऑफ टेस्ट टूल्स एंड कलेक्शन ऑफ डेटा। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सिलेक्शन ऑफ टेस्ट टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ रिसर्च पेपर इज ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। ठीक है, सो डायरेक्टली यहाँ पे रिसर्च पेपर से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि रिसर्च एथिक्स, रिसर्च पेपर, ये जो 2-3 टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहला यहाँ पे ऑप्शन है प्राइमरी डेटा ओनली, सेकेंडरी डेटा ओनली, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, सो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रिसर्च पेपर होते हैं उसमें ब्रीफ रिपोर्ट होती है अपने रिसर्च वर्क की। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि अपने रिसर्च पेपर में हम लोग जो भी काम हमने किया उसको ब्रीफ में बताते हैं, लेकिन इसमें कौन सा डेटा होता है, किसके बारे में जनरली बात की जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, सो रिसर्च पेपर क्या होता है, एक ऐसे होता है, जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं ना किसी भी चीज़ पे, तो रिसर्च पेपर भी एक ऐसे की तरह होता है, इन विच यू एक्सप्लेन what you have learned after exploring your topic in depth. In the research paper, you include information from sources such as books, articles, interviews, internet sites, and you can also use your own ideas, knowledge and opinion. तो ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया आप लोगों को, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यहीं से आप लोगों को आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है,
रिसर्च पेपर में हम लोग इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करते हैं बुक्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू और इंटरनेट की वेबसाइट्स के थ्रू, ठीक है। एंड इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं आइडियाज़, अपना नॉलेज, अपना ओपिनियन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम प्राइमरी डेटा को भी यूज़ करते हैं जो हमारे अपने दिमाग की चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, हमारे अपने आइडियाज़ हो गए, हमारे अपने ऑप्शंस हो गए, थॉट्स हो गए। सेकेंडरी डेटा होता है बुक्स, इंटरव्यू, आर्टिकल्स, जो कि पहले किसी और के दिमाग में आए थे, उन्होंने प्रिंट किए हैं एंड हम तक वो इंफॉर्मेशन पहुँचाई है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। सो इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। तो स्टूडेंट्स, जितनी भी वीडियोस हम इस तरह की लेकर आते हैं एमसीक्यू सीरीज, आप उन सभी को रेगुलरली देखा कीजिए। एंड चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के ऊपर हम बना रहे हों, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अंदर जो कंटेंट है वो कॉमन ही रहता है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए। सो आप लोगों ने ये नहीं सोचना है कि इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वीडियो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सो हम इसको नहीं देखेंगे। तो इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन ही है हमारे पास, what type of sample involves some form of random selection so that every member of the sampling frame has an equal non-zero chance of being included in the sample। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। इस पे एक थियोरी लेक्चर, एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अगेन दे दूंगी। सो यहाँ पे बोला गया है कि वो कौन सा सैंपल का तरीका है, ठीक है, जिसमें कि रैंडम सिलेक्शन होता है। अब रैंडम सिलेक्शन से आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 1000 लोग हैं, उसमें से हम लोगों को 10 लोगों को सिलेक्ट, चलिए 100 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो हम लोग किसी को भी उठा लेंगे, रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। कोई यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है, कोई यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर नहीं है कि इनके हाइट के बेसिस पे, इनके एज के बेसिस पे या इनके स्कोर के बेसिस पे हम इनको सेलेक्ट करने वाले हैं। रेंडमली हम इनको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, सो दैट एवरी मेंबर ऑफ द सैम्पलिंग फ्रेम हैज़ एन इक्वल नॉन जीरो चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडिंग इन द सैंपल। यानी कि इससे क्या होता है, हर एक जो पर्सन है 1000 लोगों में से सभी को उम्मीद होगी कि यस हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सेंसस इक्विवेलेंट सैम्पलिंग, जीरो बायस सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो आप सभी को पता होगा प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। सो ये है हमारा राइट आंसर, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी में ये होता है कि सभी को इक्वल चांस मिलता है। 1000 लोगों में से अगर हम लोग रेंडमली सेलेक्ट करते तो सभी को लगेगा कि यस रेंडमली सिलेक्ट हो रहे हैं, तो शायद मेरा ऑप्शन, शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी यूनिवर्सिटी में, किसी डिपार्टमेंट में 100 स्टूडेंट्स हैं, हमें 10 को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो हमें 10 को सेलेक्ट करना है किसी ट्रिप के लिए, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम रेंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं इनको ट्रिप के लिए, लेकिन वहीं 100 में से हमें किसी ऐसे 10 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है जो कि अच्छा डांस करते हों। तो ये क्या है, ये क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दिया। तो 100 में से जिन स्टूडेंट्स को डांस नहीं आता होगा, ठीक है, या फिर जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, उन लोगों को पहले ही पता होगा कि उनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। सो जहाँ पे सभी लोगों के, सभी स्टूडेंट्स के पूरे चांसेस होते हैं कि वो सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, उन सभी को उम्मीद होती है कि शायद उनका सिलेक्शन एंड मोमेंट तक भी हो सकता है, दैट इज ऑलवेज टेकन अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। सो इन 5 क्वेश्चंस की हेल्प से हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। आई होप ये सभी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के आज क्लियर हो गए हैं। सो इनमें से किसी भी टॉपिक पे अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।